Hello everyone, my name is Ashu and today we are going to start substitution reaction. तो substitution का सीधा सा मतलब है रिप्लेसमेंट. ओके. तो डेफिनेशन के बजाय अपन क्या करते हैं कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड ही कैसे होती है. देन आई विल शो यू द डेफिनेशन. तो मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं CH3 CH2 is connected to Cl and it is reacting with NaOH. ओके. अब NaOH की बात करें तो NaOH ब्रेक होता है Na प्लस में और OH माइनस में. और OH माइनस जो है वो हाईली रिएक्टिव है. अगर अपन कंपेयर करें Na प्लस से तो OH माइनस हाईली रिएक्टिव है और Na प्लस बहुत ही कम रिएक्टिव है. वो पैसिव आयन है, इसका रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Na प्लस रिएक्शन नहीं करेगा. अब रिएक्शन नहीं करेगा तो वो स्टेबल है. और वो OH माइनस हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है. अब OH माइनस अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन हैंडल नहीं कर पा रहा है. इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. ये नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर इस तरह के शुरू कर देता हूं. तो इस रेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर एक नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन को टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करने पड़ रहे हैं और उसके सेंटर में 8 प्रोटॉन ही है. 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पा रहे. ओके. इस वजह से ये अनस्टेबल है और अब ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वो किसी को डोनेट करता है. अब इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकता है? जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो. वो इलेक्ट्रॉन पुअर होना चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको तलाश है किसी इलेक्ट्रॉन पुअर एटम की. ओके. तो इलेक्ट्रॉन पुअर तो यहां पर Na प्लस दिख रहा है, बट Na प्लस का केस क्या है? वो पैसिव आयन है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करना चाहता. तो Na प्लस को तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता. तो इसके बजाय इस पूरे सीन में कौन सा ऐसा एटम है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की पुअरनेस हो, वो ढूंढते हैं. तो फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं. यहां पर मुझे दिख रहा है क्लोरीन और ये क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कर देना, अपनी तरफ शिफ्ट कर देना. इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया क्लोरीन ने. इस टेंडेंसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो उससे क्या हुआ? क्लोरीन के इस एरिया में, इस क्लोरीन के एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है. तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और कार्बन की बात करें तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिड्यूस कर दी है. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिड्यूस हो गई है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चले गए. तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का सीधा सा मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की पुअरनेस है. ये इलेक्ट्रॉन पुअर है. और OH माइनस क्या ढूंढ रहा था? ऐसे किसी एटम को जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पुअरनेस हो. तो ये अप्रोच करेगा इस कार्बन को, यहां पर अटैक करेगा. ओके. अब एक छोटी सी चीज अलग से बता देता हूं. जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं अपन सबस्ट्रेट. जिस पर अटैक होता है. और जो अटैक करता है, जैसे कि यहां पर OH माइनस अटैक कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन रिएजेंट. तो OH माइनस इज वर्किंग एज अ रिएजेंट वेयर एज CH3CH2Cl इज वर्किंग एज सबस्ट्रेट. ओके. अब OH माइनस ने जब कार्बन पर अटैक करेगा, इसका मतलब वो नया बॉन्ड फॉर्म करेगा. और कार्बन तो फिफ्थ बॉन्ड बना ही नहीं सकता, पहले से 4 बॉन्ड है और नया फिफ्थ बॉन्ड बना नहीं सकता. अगर वो फिफ्थ बॉन्ड बनाता है तो किसी एक फॉर्मर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टोटल बॉन्ड 4 ही रह जाएंगे. कहने का मतलब है
CH3 CH H और ये Cl। अगर नया बॉन्ड OH के साथ में बनता है तो किसी न किसी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास में बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब कौन से बॉन्ड को ब्रेक करें जो सबसे वीक हो, 1 2 3 4 में से सबसे वीकेस्ट बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसकी जगह पर OH लग जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बॉन्ड वीक है। तो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखो, यहां पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के पास में और कार्बन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पर पार्शियल, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये एक टाइप का पोलार बॉन्ड है, ठीक है। अब जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो उसका आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो यहां पर बाकी सभी बॉन्ड को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन का पोलार बॉन्ड नहीं है, कार्बन और दूसरे वाला हाइड्रोजन का भी पोलार नहीं है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी पोलार नहीं है। इसका मतलब है 1 2 3 अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड है, पर फोर्थ नंबर का जो बॉन्ड है वो अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड हो गया कार्बन और क्लोरीन का, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिकली क्लीव का मतलब होता है जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम लेके चला जाएगा, दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन को खो देगा। यहां पर कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, ठीक है, और वो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये नई सिचुएशन बन गई। अब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया, दैट इज व्हाई देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखोगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद क्लोरीन का था, एक कार्बन का था। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, एज वेल एज कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब OH माइनस तो इसी कार्बन का वेट कर रहा था जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, और इसने अटैक कर दिया यहां पर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है अपना, वो प्रोडक्ट है CH3 CH H और OH। और ये जो Cl निकला है इसका एक कंपेनियन आयन हो सकता है और वो है Na प्लस। Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl एक साइड प्रोडक्ट की तरफ बन जाएगा। ये बन गया अपने पास में NaCl। तो इस रिएक्शन को मैं ब्रीफली एक बार लिख लेता हूं आपके लिए। CH3 CH2 Cl is reacting with NaOH and giving us CH3 CH2 OH and NaCl as side product। अब इस OH ने Cl को रिप्लेस किया है, सब्सटीट्यूट किया है। इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं अपन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। व्हेन अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ओके, तो एक वर्ड मैंने यूज किया था सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो यहां पर किसने किसको रिप्लेस किया, एक रिएजेंट ने क्लोरीन को रिप्लेस किया। अब रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट अपने पास में 2 टाइप के होता है। एक है अपने पास में न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट को अगर अपन बाइफरकेट करें तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल 2 कैटेगरी। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल को 2 वर्ड में ब्रेक करूं अगर मैं,
तो फर्स्ट वर्ड है न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो तुम्हें क्या लगता है किस वर्ड से मैच कर रहा है? ये वर्ड न्यूक्लियस से मैच कर रहा है। न्यूक्लियस का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, या बोल सकते हैं लविंग या फिलिक। तो इस पूरे न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब हो गया पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव अट्रैक्टिंग। अब पॉजिटिव अट्रैक्टिंग कौन होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके खुद के पास में नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन यू और माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है। अभी अपन ने जो रिएक्शन देखी थी वो OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच था, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हो गया? यहां पर भी दो वर्ड है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और फाइल का मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास में खुद के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन की पुअरनेस हो, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई और उस पर प्लस लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब अपन ने अभी जो रिएक्शन देखी है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल ने क्लोरीन को रिप्लेस किया, तो दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के बजाय अगर कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जो इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और वो किसी को रिप्लेस कर दे, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऑब्वियसली दूसरा टाइप हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि एक थर्ड टाइप और है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज्यादातर आपको ये जो थर्ड वाला टाइप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर में ही मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, और फ्री रेडिकल का क्या केस है? जैसे एक फ्री रेडिकल होता है क्या है, मान लो एक क्लोरीन और क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और इसको थोड़ी सी एनर्जी दे रहा है, मैं देता हूं उसको सनलाइट। ये सनलाइट दी, तो सनलाइट देने की वजह से ये क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्ड ब्रेक करेगा होमोलाइटिकली। होमोलाइटिकली क्लीव या होमोलाइटिक बॉन्ड का ब्रेक ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहला वाला क्लोरीन ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाएगा। पहले जैसे अपन ने हेट्रोलाइटिक क्लीव देखा था, वैसा नहीं, होमोलाइटिक क्लीव हुआ। और होमोलाइटिक क्लीव के बाद में क्या है, दो चीजें बनेगी अपने पास में। ये फर्स्ट वाला क्लोरीन, उसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल सकते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और दूसरा वाला क्लोरीन, उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का बॉन्ड ब्रेक के बाद में।
अब दोनों को देखोगे तो ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। और इलेक्ट्रॉन पुअर को कैसे ट्रीट करते हैं अपन? इलेक्ट्रोफाइल से। इस वजह से अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ सकते हैं। ओके, ये इतना सा चीज याद रखना आपको। उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल वाले केस में जो रीएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो एक फ्री रेडिकल होगा, जैसे Cl डॉट, ये फ्री रेडिकल होगा। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा टाइप है ऑब्वियसली वो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अभी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं मैं। फर्स्ट को बोलते हैं अपन एस, नीचे की तरफ लिखना है कैपिटल एन, और यहां पर 2 लिखना है, SN2 मैकेनिज्म। और दूसरा है SN1 मैकेनिज्म। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो SN का क्या मतलब है पता चल जाएगा। S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है फिर, 2 क्यों लिखा और 1 क्यों लिखा? ये है इनकी रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी। अपन जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर दो चीजें आई थी, ऑर्डर और मोलेक्युलरिटी। तो जो SN2 मैकेनिज्म है वो एक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है। बायमोलिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो डिस्कस करेंगे जब अपन SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है जिसकी मोलेक्युलरिटी 2 है। 2 मोलेक्यूल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, और SN1 मैकेनिज्म में मोलेक्युलरिटी कितनी है, 1। तो इसको यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन बोलते हैं अपन। ये एक यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन है जिसकी मोलेक्युलरिटी 1 है। ठीक है, अब SN2 मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड चैप्टर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड है, मान लो एक कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये 3 हाइड्रोजन, और उससे जोड़ दिया एक हेलोजन ग्रुप, मैंने X जोड़ दिया। ओके, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसकी रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, एक न्यूक्लियोफाइल से करवा रहा हूं।
ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। और अब यहां पर कार्बन और एक्स के बॉन्ड की बात करें तो ये जो हेलोजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढता है? न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ऑब्वियसली कोई पार्शियल पॉजिटिव कार्बन हो उसको वो ढूंढेगा जिसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए। तो ये रहा अपना कार्बन और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना चाहा इस कार्बन पर, तो ये फर्स्ट वे है, ये पहला रास्ता है जिसपे अटैक कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने यहां पर जा रहा था तो इस एरिया में पार्शियल नेगेटिव चार्ज ने न्यूक्लियोफाइल को रिपेल किया। दोनों पे सेम चार्ज है, देखो सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो इस वजह से इन पे रिपल्शन होता है। तो ये जो फ्रंटल अटैक है इसको बोलते हैं अपन फ्रंटल अटैक, सामने से अटैक किया, तो ये फ्रंटल अटैक पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस हेलोजन ने उसको ब्लॉक कर दिया रिपल्शन की वजह से। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में दूसरी चॉइस है, वो अटैक करेगा बेक। ऐसे अटैक कर सकता है और वो इधर से भी अटैक कर सकता है और वो इस हाइड्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। ये तीन तरीके हैं उसके पास में अटैक करने के। ओके, 1, 2 और 3। अब जब वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं अपन बेक अटैक। तो फ्रंटल अटैक तो पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसलिए वो बेक अटैक करने गया। तो बेक साइड अटैक में प्रॉब्लम क्या हुई है? अच्छा, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये नई कंडीशन जनरेट होगी। कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब जो अपना ये एक्स है वो क्या करने वाला है? अपने पहले पढ़ा है कि कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड है, हेलोजन का जो बॉन्ड है, वो थोड़ा सा पोलार होता है। इसका मतलब उसका कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा कम है और आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली इस हेलोजन के साथ में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और वो जो न्यूक्लियोफाइल आया था बैक साइड अटैक करने वाला, वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ में बॉन्ड कंप्लीटली बनाया नहीं अभी तक, और ना तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, बनने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिट होना, चेंज हो जाना, बदलना। इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोला क्योंकि बाद में कोई नई चीज आएगी, नया फॉर्म आएगा, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल पे अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए अपन मैं नेगेटिव चार्ज पूरी ट्रांजिशन स्टेट पे लगा देता हूं मैं यहां पर। और ये ट्रांजिशन स्टेट एक इंटरमीडिएट की तरफ वर्क कर रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जब रिएक्शन होती है तो बीच में कोई सिचुएशन आती है ऐसी जिसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट सिचुएशन। और ये इंटरमीडिएट फाइनली चेंज हो गया इस तरीके से। ये हेलोजन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ में अटैच हो गया। ये कंपाउंड बना है अपने पास में, ठीक है। अब इस कंपाउंड को मैं अगर रिएक्टेंट से कंपेयर करूं, जो अपना सबस्ट्रेट था जिस पर अटैक हुआ था, तो देखना ये रहा अपने पास में सबस्ट्रेट, एल्काइल हैलाइड। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यानी कि हेलोजन है, वो राइट डायरेक्शन में लगा हुआ है।
ठीक है। और यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो फाइनल प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, जस्ट अपोजिट है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप खुद चेंज हो गए, बट लेफ्ट से राइट की तरफ आ गए। इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा, राइट से लेफ्ट हो जाना या लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाना। और इसको डिस्कवर करने वाला, ये जो इन्वर्जन है, ये जो प्रोडक्ट में इन्वर्जन हुआ है, इसको डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोल्डन। तो वोल्डन ने डिस्कवर किया है इस इन्वर्जन को, तो ऑब्वियसली वो अपना नाम लगाएगा लगाएगा यहां पे, कौन याद रखेगा उसको? इसलिए उसने वोल्डन इन्वर्जन बोल दिया इसको। तो आप SN2 मैकेनिज्म में पाएंगे एक टाइप का इन्वर्जन जिसको कंप्लीटली बोलता है अपन वोल्डन इन्वर्जन। ठीक है, ये तो था अपने पास में SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो इस पूरी रिएक्शन का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करते हैं अपन यहां। देखो, कार्बन हेलोजन के साथ में जुड़ा हुआ था और 3 H लगा दिए मैंने यहां पर। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फ्रंटल अटैक, तो उसका फेल हो गया। तो उसके पास में चॉइस थी, वो या तो इस तरीके से अटैक करे, या इस हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करे, या ऊपर वाला हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करे। ये थर्ड वे, सेकंड वे और फर्स्ट, ये 3 वे हैं जहां से अटैक किए जा सकते हैं कार्बन पर। ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं अपन। मैं क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट वे को ब्लॉक कर रहा हूं। फर्स्ट वे को ब्लॉक करने का क्या तरीका है? मैं यहां पर इस H की जगह पर एक कार्बन लगा देता हूं जिस पे 3H है। ये मैंने लगा दिया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब जब ये फर्स्ट वे से अटैक करने जा रहा था न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो CH3 ग्रुप है, इसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब देखो, ये इसको क्रॉस करके तो जा नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्रॉस करके जा नहीं सकता। इसको बोलते हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इस CH3 ग्रुप ने इस बीच वाले कार्बन को छिपा दिया, हाइंडर्ड कर दिया स्टेरिकली, 3D में। स्टेरिकली का मतलब होता है 3D में उसको छुपा दिया। अब आप अगर यहां पर खड़े रह के देखें, इस जगह पर खड़े रखे देखें, तो ये वाला कार्बन दिखेगा ही नहीं। तो इस ऑब्वियसली इस न्यूक्लियोफाइल को यहां से कार्बन दिखेगा ही नहीं, तो अटैक कैसे करेगा? ओके, हालांकि ये देखने का मामला नहीं है, बट आप इस तरीके से सोचिए इसको। ओके, ये तो हुआ स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन की वजह से ये ब्लॉक हो गया। एक और प्रॉब्लम है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक ही को कर रहा था क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ये जो CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट देता है इसको। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है, अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों को वो इस कार्बन के पास में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया सिग्मा बॉन्ड में। इसको बोलते हैं अपन प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इसका जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था वो रिड्यूस हो गया। जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था उतना नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन से कम अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो चुका है। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक रीजन। देखो कैसे कैसे प्रॉब्लम जनरेट किए। एक तो स्टेरिकली उसको छुपा के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को छुपा दिया, और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट देके उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी रिड्यूस कर दिया। तो न्यूक्लियोफाइल को अब इंटरेस्ट नहीं रहा थोड़ा, ठीक है, तो वो यहां पर अटैक नहीं कर पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। इसका मतलब है ऐसा कार्बन, ऐसा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन
जो एक और कार्बन से जुड़ा हो वो कम रिएक्टिव होता है। अगर इस CH3 को हटा दूं, इस CH3 को हटा दूं, तो वो ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी की ये बात देखें अपन, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा ये CH3 लगा दो, रिएक्टिविटी रिड्यूस हो गई। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, और प्रॉब्लम जनरेट करने वाला हूं। और प्रॉब्लम क्या है, मैं सेकंड वे को भी ब्लॉक करने वाला हूं। ये जो सेकंड अटैक था उसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक किया, मैंने इस हाइड्रोजन की जगह पर एक कार्बन लगाया जिस पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये अटैक करने आएगा और सेकंड वे भी ब्लॉक हो गया, स्टेरिकली भी एज वेल एज इसने और प्लस आई इफेक्ट दिया। नेक्स्ट कार्बन ने और प्लस आई इफेक्ट दिया, इसकी वजह से इसका कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और रिड्यूस हो गया। एक तो ये स्टेरिकली भी ब्लॉक कर रहा है, ये जो CH3 है वो कार्बन को स्टेरिकली भी ब्लॉक कर रहा है, एज वेल एज इस कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी रिड्यूस कर दिया। तो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक नहीं करेगा, तो उसके पास में कौन सा वे बचा, थर्ड वे। ठीक है, थर्ड वे से पहले अपन रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कार्बन जिससे 2CH3 ग्रुप या 2 कार्बन जुड़े हों वो और कम रिएक्टिव होगा। ओके, और अब अपन यहां पर देखें तो थर्ड वे को ब्लॉक करना है। और आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि थर्ड वे को ब्लॉक करने का क्या तरीका है। यहां पर भी आप एक कार्बन पुट कर दीजिए, एक कार्बन पुट कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे लगाना पड़ेगा यहां पर 3 हाइड्रोजन। हालांकि मैं कार्बन पुट कर रहा हूं, उसके अलावा भी इसमें हाइड्रोजन के अलावा आप और कोई भी चीज पुट कर सकते हैं। जैसे मैं और एक CH3 जोड़ देता हूं, तो इस वजह से ये थर्ड वे भी ब्लॉक हो गया। थर्ड वे स्टेरिकली ब्लॉक हुआ और प्लस आई की वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया। तो अब इस न्यूक्लियोफाइल को ऐसे कार्बन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बहुत कम हो और वो स्टेरिकली हाइंडर्ड भी हो। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा और बहुत रेयर कंडीशन में अटैक कर सकता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो। ठीक है, अब यहां पर इस बात को कंपेयर कर लेते हैं। एक कार्बन जिस पे 3CH3 जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म। कैसे याद रखना आपको, CH3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 1 डिग्री, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये प्राइमरी का मतलब होता है एक कार्बन जो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ओके, उसके बाद में 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी का मतलब होता है एक कार्बन 2 डिग्री का कहलाएगा जब वो दो एक्स्ट्रा कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री। देन ये हो गया अपने पास में 3 डिग्री, एक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का सीरीज हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया फॉर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब थोड़ी कुछ और चीजें बात करते हैं अपन। में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं उसके बारे में जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप SN2 मैकेनिज्म को इजीली हैंडल कर पाएंगे। ओके, तो मैं ले रहा हूं यहां पर CH3 FCH3
Cl CH3Br और CH3I। अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं इन सभी की, तो जल्दी से कौन रिएक्शन कर लेगा? जल्दी से कौन रिएक्शन करेगा? तो प्रॉब्लम क्या है इसमें से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना। तो न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर देगा तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा 1, 2, 3 और 4 में से सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है। तो आप पाएंगे कि आयोडीन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, कार्बन का साइज उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। ठीक है, तो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं है, ओवरलैपिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आयोडीन को ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से CH3 और I का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है, तो आयोडीन जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है CH3I सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद में CH3Br एंड देन CH3Cl एंड CH3F। कार्बन और फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब उनका कोवलेंट बॉन्ड अच्छा है। ठीक है, फ्लोरीन की साइज थोड़ी सी छोटी होगी कार्बन से, तो ये कोवलेंट बॉन्ड अच्छा है। इस वजह से क्या होगा, CH3F SN2 मैकेनिज्म या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देने में अच्छी तरीके से रिएक्शन नहीं दे पाता है, बजाय कि आप CH3I को ले लीजिए और I जल्दी से यहां से ब्रेक हो जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं पर गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये कुछ चीजें मैंने बताई नहीं है, मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं यहां पर। एक तो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ बताता है न्यूक्लियोफाइल की। अच्छा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब है बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसकी। ठीक है, और अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस वर्ड को इस तरीके से बोला जाता है फ्यूगासिटी से। फ्यूगासिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का अपोजिट वर्ड है। ये एक अपोजिट वर्ड है। जो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा उसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा, उसकी फ्यूगासिटी बहुत कम होगी। और किसी की फ्यूगासिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3 I, इसकी रिएक्शन में OH से करवा रहा हूं, तो OH आयोडीन को रिप्लेस कर देगा और ये HCH और यहां पर OH लग जाएगा। अब आयोडीन को रिप्लेस कैसे कर पाया? अब देखो यहां पे ये जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है बहुत वीक है, और आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है, वो यहां से लीव करके चला जाता है, तो उसकी फ्यूगासिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब वापस इस प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन को देखो, आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता अगर, तो वापस OH को रिप्लेस कर सकता था, बट ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उसकी फ्यूगासिटी बहुत अच्छी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत बेकार है। तो आपको इतना याद रखना है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इस तरीके की चीजों को, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। इतना ही याद रखना है इस रिएक्शन में।
हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजें याद रखनी है आपको। ओके। अब पूरी रिएक्शन हो रही है तो अपन को एक सॉल्वेंट भी चाहिए। पूरी रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, किसी कंटेनर में अपन करवाएंगे, कॉनिकल फ्लास्क में करवाएंगे, तो उसमें अपन को एक सॉल्वेंट चाहिए। तो आपको याद रखना है कि SN2 मैकेनिज्म को फेवर करने के लिए, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करने के लिए आपके पास में एसीटोन, DMSO एंड DMF, ये तीन सॉल्वेंट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, डी एसीटोन, DMFO और DMF और DMSO, इन सभी को कंबाइनली बोल सकते हैं पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, जब मैं SN1 मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं सॉल्वेंट का जो रोल है वो बताऊंगा आपको कि SN2 मैकेनिज्म में अपन ने पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया, और SN1 मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे अपन तो वहां पे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। रीजन आपको वहां पर समझ में आएगा कि SN2 मैकेनिज्म में ऐसे पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्या थी। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दीज solvents favor the transition state, formation of transition state we can say. ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट का फेवर करेंगे। तो इन सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो इनको पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोला गया है, इसके स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। जैसे एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है ये डबल बॉन्ड OCH3। अब पोलार है या नहीं तो वो चेक करने के लिए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोलार है। और पोलार एप्रोटिक का मतलब होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव है, वो हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर वो हाइड्रोजन नहीं है तो एप्रोटिक है, अगर वो हाइड्रोजन होता तो उसको बोलते हैं प्रोटिक। ओके, DMF की बात करें तो DMF का मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा स्पेस कवर कर देता हूं यहां पर। उसका स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड H और नाइट्रोजन और CH3 ये फॉर्मेमाइड है। यहां पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पोलार है, ऑब्वियसली पोलार है। दूसरा, ये एप्रोटिक भी है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव जो एटम है वो हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से इसको बोलते हैं एप्रोटिक। और DMSO के बारे में बात करें तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इसका नाम है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3। क्या ये पोलार है? हाँ, ये पोलार है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पोलार तो है बट एप्रोटिक है। इन तीनों सॉल्वेंट को ध्यान रखना है कि अगर ये सॉल्वेंट कहीं पर भी दिखते हैं, आपको रिएक्शन में कहीं पर भी दिखते हैं, तो आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म है। आपको इतना सा पहचानना है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इन तीनों सॉल्वेंट में से आपको कोई भी चीज दिखी है तो वो SN2 मैकेनिज्म है। अदरवाइज वो हो सकता है कि SN1 मैकेनिज्म। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है आपको SN2 मैकेनिज्म में। अपन नेक्स्ट लेक्चर में SN1 मैकेनिज्म को कवर करेंगे। देन फिर अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बचा है, तो उसको बाद में कवर करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन।